अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और आप लोग होंगे बखैर आफियत और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा क्योंकि नया दिन है, नया हफ्ता है। तो आई एम श्योर कि आज जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप स्टार्ट लेंगे उतना ही ज्यादा आपका बेहतरीन पूरा हफ्ता गुजरेगा। हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते पूरा एक हफ्ता गुजर गया और 2024 का जो है वो एक हफ्ता आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी काफी खुशियां, मुसरतें और काफी जो है ना एनर्जी, पॉजिटिविटी लेकर आया होगा। और वैसे भी कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो है वो मस्बत एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्बत एटीट्यूड के साथ ही आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ही मुश्किलात का सामना कर सकेंगे, तो ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी का हर दिन बहुत ज्यादा आसानियां, ढेरों ढेर खुशियां और मुसरतें लेकर आए और आप अपनी जिंदगी को जो है वो और भी हसीन कर दें। फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फैसलाबाद का आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंड का राज बरकरार है और धुंध भी दिखाई दे रही है काफी। एक तकरीबन 2024 में तो सूरज अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। अल्लाह करे कि जैसे जैसे दिन गुजरे सूरज हमें दिखाई दे और अपनी पूरी आवताब के साथ चमके, क्योंकि हर तरह का मौसम जो है वो भी एक ब्लेसिंग है। और जैसे कि पिछले 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट हम लोगों ने सूरज का चेहरा तक नहीं देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो सूरज हमें दिखाई देगा। लेकिन आज के जो मौसम है और उसके दर्जा हरारत के मुताबिक जो है मौसम सर्द ही रहेगा। सूरज के निकलने के इम्कानात कम हैं, धुंध है, सर्दी है। तो जब भी घरों से बाहर निकलें अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलें। और अगर आप सफर में हैं तो जो अपनी स्पीड को जो है वो स्लो रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग से मुख्तलिफ तरह के हादसात के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि मौसम के पेश नजर हर तरह की जो है वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। और कवानीन के लिहाज से भी जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कानून की पासदारी करें। और मौसम को अगर बेहतरीन अंदाज में आप इंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जी राना शहबाज बाबर हैं, उनकी बर्थडे भी है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी ढेरों ढेर खुशियों से भर जाए और आज का दिन आप बहुत ही खुशगवार अंदाज से गुजारे। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साथ ही साथ पॉल नदीम है, उनकी भी जो है वो आज बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो, आपकी जिंदगी ढेरों ढेर खुशियों से और कामयाबियों से भर जाए। इनकी बर्थडे के लिहाज से भी हमारे पास एक वीडियो है, चलिए देखते हैं। अब दोनों हजरात को जन्मदिन की ढेरों ढेर मुबारक मेरी तरफ से, सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से। और आपका आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गुजरे, आमीन। और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहटों की बात करें तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, लोगों की मुस्कुराहटें मान पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। हमारा माशरा जो है वो बेहतरी की जानिब जाने के बजाय हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से दीगर मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा है। सियासत के लिहाज से बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि 2024 में इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है उसी पे जो है वो इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, किस तरह से सियासी पार्टियां मुतहरिक हैं और एक्टिविटीज जो है वो कितनी जो है वो उसने रफ्तार तेज हो गई है। और डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो किस तरह से आवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट उन्हीं को दिया जाए। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब्दुल रहमान, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह का जो है वो सिनेरियो दिखाई देते हैं। लोगों में बहुत सारे अबहाम अभी तक भी मौजूद हैं कि किसको वोट कास्ट करें, किसको नहीं करें। ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज है वो मुतहरिक होती जा रही हैं, ज्यादा तेज होती जा रही हैं। थैंक यू जीनत। देखिए, यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो कम होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है फैसलाबाद में, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत बढ़ चुका है। अभी उम्मीदवारों की जानब से सर्द मौसम में भी अपनी कंपेन शुरू कर दी गई है। जो शादियां होती हैं, इसके साथ साथ कार्नर्स मीटिंग, उसका सिलसिला तेजी से जारी है। उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए, करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा करें, क्योंकि देखिए इन दिनों में ही जो है वो टिकट्स अनाउंस होने हैं। आज जो है वो 8 तारीख हो गई है, तो
2 से 3 रोज में टिकटों का फैसला होना शुरू हो जाना है, क्योंकि 10 तारीख को जो ट्रिब्यूनल्स है वो अपने फैसले दे देंगे जिन भी उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें हैं, और 11 तारीख को जो है वो आरओज़ की जानब से अपनी फरिश्तें लगा दी जाएंगी। फिर जो है वो 12 तारीख तक जो उम्मीदवार अपनी टिकट्स जमा करवाएंगे और अपने कागजात नामजद की वापस लेंगे। तो अगले 2 से 3 रोज बड़े अहम है पोलिटिकली ना। यहाँ पर नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तमाम अपने टिकट्स अनाउंस करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पर उनके जो फैसलाबाद में उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो इकट्ठा होगा किसी न किसी हल्के में। तांदलियावाला, समुंदरी में बड़े मजबूत हैं ये 2 हल्के, तो स्पेशली पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े मजबूत है। जुमरा में भी उनका वोट बैंक अच्छा खासा है। सिटी एरिया में वो थोड़े कमज़ोर है, लेकिन जब धोबीघाट में जलसा होगा तो यहाँ पर भी जो उनका वोटर बैठा हुआ है वो सारा मुतहरक होगा। और इसके अलावा जो वोटर उनका पीटीए में चला गया था वो वापस आने की भी तवक्कुआत है। तो बहरहाल जलसे जो है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होते हैं। इसके साथ नून लीग की बात करें तो उनका भी कोई जलसा अनाउंस तो नहीं हुआ, ताहम जो है वो टिकटों के हवाले से और इसके फ़ौरन बाद कोई जलसा भी उनका अनाउंस हो जाएगा। और इसमें भी अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, उनको लाजमन जो अपने टिकट्स हैं वो देने पड़ेंगे। दूसरी बात जो बहाम तो देखिए चलते रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इलेक्शंस बगैर वजह की ताखीर का शिकार होते रहे हैं, कभी हल्का बंदियों के नाम पर, कभी सिक्योरिटी सूरत पर। ताहम अभी लग रहा है कि शायद इलेक्शन जो है वो पर वक्त हो जाए, ये जो 8 फरवरी को हो जाए। क्योंकि देखें अभी जो सूरत बनी हुई है मुखालफों के लिए, पीटीआई के लिए, वो शायद दोबारा से ना बने। जितने उनके उम्मीदवार बैक फुट पे चले गए हैं, जितने उनके कारकुनान जो है वो अंडरग्राउंड है, जितने उनके अहम रहनुमा वो मुल्क से बाहर है या जेलों में, या वो अपने पर्चे भुगत रहे हैं, या उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये सारी सूरत बनाने में बड़ा टाइम लगता है। एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस या नून लीग की जो कोशिशों से ये सारी सूरत बनी है, तो ये सारी सूरत ज़ाया हो जाएगी अगर अभी इलेक्शन नहीं होते, तो फिर मुखालफों को संभलने का मौका मिल जाएगा। देखें 2 से 4 महीने में मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि मौसम की वजह से जो इलेक्शन है डिले किया जाए, या सिक्योरिटी सूरत की वजह से डिले किया जाए। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा सानिया हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से, तो उसकी भी मजम्मत के अलावा जो दहशतगर्दों को पकड़ने की भी ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह के सानियात होते हैं जो फिरका वराना जो फसादात हैं उनको बढ़ाते हैं, या जो मुल्की सिक्योरिटी पर, सालमियत पर निशान लगता है, और उसकी वजह से जो अफवाहें हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। तो ये सारी सूरत जो है वो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए तमाम लोगों की जानब से। फिर इलेक्शंस के हवाले से देखें नून लीग बड़ी क्लियर है, पीटीआई बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। और ये तीनों ही बड़ी पार्टीज़ हैं, तीनों का स्टेक है ज़्यादा असम्बली में ना। छोटी जो जमातें हैं या JUI है या ENP है, उनका स्टेक बहरहाल सूबों की हद तक महदूद है, मरकज़ की हद तक नहीं है। तो जो सेनेट में करारदाद पेश हुई है उसकी कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो असम्बली है, चाहे वो अपर हाउस है या लोअर हाउस है, वो दूसरी असम्बली के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उसके इलेक्शन डिले का शिकार होने चाहिए। अगर कौमी असम्बली कोई बिल पास करती है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन डिले होने चाहिए, तो उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती ना, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सारों का जिक्र है। और ये वैसे भी इलेक्शन सेनेट के नहीं हो जा रहे, कौमी असम्बली के और सारी सूबाई असम्बलियों के होने जा रहे हैं। तो इसको अब रोकना जो है वो कतन गैर ज़रूरी है। फिर इसी के हवाले से मैं एक बात करूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की वजह से जो लोग उबाहम का शिकार हो रहे हैं, वो एक्चुअली इस्तीफा महज हेल्थ की वजह से सामने आया। उनकी हेल्थ को बड़े पुराने इश्यूज थे, उस वजह से इस्तीफा सामने आया और उसको लेके फिर प्रोपेगेंडा किया गया। ताहम अभी भी तवक्कुआत हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, 8 फरवरी को हो जाएंगे। जो भी लोग हुकूमत में इक़्तिदार में आएंगे वो आके अहम फैसले लेंगे, लोगों की जो मुश्किलात है वो आसान हो जाएंगी। पिछले कुछ महीनों में देखें रुपया बड़ा स्टेबल रहा है, यही चीज़ बेहतर होने वाली है। स्टॉक मार्केट बड़ी ऊपर गई है, गोल्ड की रेट नीचे आए हैं। इसके अलावा जो महंगाई है वो बढ़ी नहीं है, कम भी नहीं हुई लेकिन बढ़ी भी नहीं है। चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ रही हैं। तो ये ज़रूरी होता है एक अच्छी मईशत के लिए, एक अच्छी इकानमी के लिए, कि यहाँ पर चीज़ें उसमें स्मूथ चलती रहती हैं। बिजली की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं लेकिन फ्यूल की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं। मतलब लोगों को सर्दी में खैर बिजली का इतना फील भी नहीं होगा। फिर जो इलेक्शंस के हवाले से अफवाहें हैं, तो इलेक्शन अगर बर वक्त नहीं होते, गर्मियों में चले जाते हैं, तो उसका सियासी पार्टीज़ को नुकसान बिलों की सूरत में भी होगा। क्योंकि जितनी बिजली महंगी की गई है, अगर मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होते हैं, लोगों के AC चलना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो बिल उनके काबू में नहीं आएंगे। देखिए अब कोई पर्सनल यूज़ करता है, ज़ाती यूज़ है उसका,
या इंडस्ट्री का यूज़ है या किसी भी तरह का एक नाम जो है वो उसका कमर्शियल यूज़ है, अब वही बच सकेगा जो अपने आप को अल्टरनेट पे ले जाएगा। क्योंकि हम जैसे आपने बताया कि पैसे की भी, और हमने भी देखा कि पैसे की भी स्टेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट के भी जो हालात हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो इन तमाम जो है कंपोनेंट्स की वजह से जो है इंडस्ट्री भी बेहतरी की तरफ जाएगी अगर बर वक्त इलेक्शंस हो जाते हैं और जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीनत, आपने दुरुस्त कहा कि इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इसमें बोल्ड फैसले लिए जाते हैं, इसमें उनको रिलीफ दिया जाता है, फिर उनको पता होता है कि यहाँ पर जो हम आर्डर लेने जा रहे हैं या जो भी हम काम करने चाह रहे हैं कि इतने महीनों का हमने काम लेना और इतने महीने तक मुल्क में स्टेबिलिटी चलती रहेगी, डॉलर भी उसी रेट पे रहेगा, इसके अलावा जो बिजली की कीमतें हैं वो इतनी देर तक इंडस्ट्री की नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो इन सारी यकीन दहानियों के साथ वो बेहतर काम कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और इससे कबल जो मसाइल सामने आते रहे हैं बेरोज़गारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, यहाँ पर जो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से वो सारे काम रुक सकते हैं। और लोकली देखें, एक्सपोर्ट का काम तो इस बार थोड़ा बेहतर हुआ है, पिछले साल की निस्बत अगर देखें तो 2-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। लोकली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़ी मुतासर हुई है बिजली के बिलों से, महंगाई से, यहाँ पर लेबर कास्ट ज़्यादा होने की वजह से। तो फिर नई हुकूमत आने के बाद जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शन है उसी की वजह से चीज़ें बेहतर होती हैं। फिर इम्पोर्ट जो है रोकी गई है, इम्पोर्ट थोड़ी और बढ़ेगी तो यहाँ पर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, डॉलर पे इसका असर तो पड़ता है, ताहम जो है वो लोकली जितने भी कारोबार हैं वो बेहतर अंदाज में चलते हैं। तो ये हुकूमत ही होती है प्रॉपर जो यकीन दहानियाँ करवाती है, जो उनको साथ लेकर बैठती है, फिर एग्रीकल्चर के हवाले से, दीगर शोबों के हवाले से जो भी इकदाम है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मुकम्मल हुकूमत आके लेगी। केयर टेकर सेटअप उस तरह से इकदाम नहीं ले सकती, रोज़मर्रा के मामला तो बेहतर अंदाज में चला ही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ताहम उसको जो लंबी पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसमें बदलना वो मुश्किल होता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं। आपको लगता है जैसे मौसम की सूरत हाल है, अगर जलसे वगैरह होते हैं तो हमें जो है वो पब्लिक की तरफ से वैसा रिस्पांस दिखाई देगा जैसा हमने माजी में देखा है? सिन्नत देखें, ये कितने दिन सर्दी मजीद चल जाएगी, ये सर्दी की एक लहर आती है, चल रही है, 2 हफ्ते इसको हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और हो जाएगा। ये जो ही टिकटें अनाउंस हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी तो खैर पहले ही जलसा कर रही है ना, जो जब टिकटें अनाउंस हो जाएंगी तो नून लीग पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान कर देगी, 13 के बाद जो है वो जलसे होंगे। और ये 7 फरवरी तक जो है वो 7 फरवरी को पाबंदी होती है, 6 फरवरी तक जो है वो धड़ाधड़ फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जलसे होंगे। कहीं नून लीग का जलसा हो रहा है, कहीं पीटीआई का जलसा है, कहीं मरियम नवाज जा रही है, कहीं हमजा जा रहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, दूसरी जानब जो पीटीआई के लोग बाहर हैं वो जलसे कर रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसफ अली जरदारी, बिलावल, इस तरह से दीगर जमातें जो मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी इस बार सोलो कर रही है अपना जो फ्लाइट, अकेले इलेक्शन लड़ने का तजर्बा कर रही है 1970 के बाद, या इस तरह से JUI अपने इलाकों में। तो ये तो फिर जलसों का माहौल शुरू हो जाएगा, चाहे सर्दी पड़े, चाहे फिर बर्फ़ भी पड़ जाए, फिर भी लोग जो है वो देखें, यही उम्मीदवारों का पता चलेगा ना कि कोई भी जो कार्नर मीटिंग करता है, जलसा करता है, तो कितने लोग सामने आते हैं। जो ही बिलावल भुट्टो जलसा करेंगे फैसलाबाद में, उसके फौरी बाद देखना नून लीग का जलसा भी अनाउंस हो जाएगा, दीगर जमातें भी शुरू हो जाएंगी। तो ये फिर सिलसिला चलता रहेगा, फिर मौसम इसमें रुकावट नहीं बन सकता, जितना चाहे मर्जी सर्द मौसम हो जाए। जब सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो फिर उसकी अहमियत जो है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब सियासी दर्जा हरारत बनता है तो फिर जो सर्दी की लहर चाहे कितनी भी जो है वो तेज हो, कितनी भी सर्दी पड़े, लेकिन लोगों का जो है वो घरों से बाहर निकलना, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जब भी माशरे की तरक्की की बात की जाती है तो एग्रीकल्चर का उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। किसी भी मुल्क की खुशहाली का दारो मदार ज़राअत की अच्छी पैदावार पर होता है। क्या पाकिस्तान में मौजूदा हालात के मुताबिक किसानों को जो खादें हैं वो उस तरह मुनासिब दाम पर मिली? क्या उनकी पैदावार, किसी भी तरह की अगर पैदावार की बात करें, चाहे क्योंकि हमने देखा कि तारीख में पहली बार कॉटन की पैदावार में एक हमें जो है वो बड़ी मस्बत खुश आइन तब्दीली दिखाई दी, बहुत बड़ी तादाद पे जो है वो कॉटन की पैदावार हुई। और लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो गन्ने की पैदावार में कमी आई है, और जिसकी वजह से मुतवक्के है कि आने वाले वक्त में जो चीनी है वो महंगे दामों मिलेगी। इसमें कितनी सदाकत है और इसकी मजीद क्या मौजूदा सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है ताहिर रज़ाक गुज्जर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, हम देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में जिस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, ज़राअत के शोबे में किस
किस तरह की मुश्किलात हैं, और अगर स्पेशली ये जो खबर हम सुन रहे हैं कि गन्ने की पैदावार में कमी की वजह से आने वाले टाइम में मतवक्की है कि चीनी जो है वो काफ़ी महंगी लोगों को मिलेगी, इसमें कितनी सदाकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो भी मुल्क है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मईशत डिपेंड करती है, लोगों का रोज़गार डिपेंड करता है, लोगों को जो ज़रिए अजनास और खाने पीने की चीज़ें हैं वो बासानी ज़रिए मुल्क से हासिल हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो ज़रिए पॉलिसी है मुल्की लेवल पे, वो इतनी किसान दोस्त पॉलिसियाँ नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन नया से नया बहरान जन्म ले रहा है। खाद वाला मसला कुछ सालों से ऐसा चल रहा है कि माफिया दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है और जिम्मेदार और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर आगे बेबस नजर आ रहा है हमें। वक्त पे जब खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार पे असरात पड़ेंगे उसके। तो वक्त पे ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है कि डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए हर जिले के अंदर जितनी गंदम काश्त की है या गन्ना काश्त की है या कॉटन काश्त की है तो उसके मुताबिक खाद की फरावानी होनी चाहिए और मुनासिब रेट पे और जो सरकारी रेट पे। जब डिमांड और सप्लाई में कमी पेशी होती है तो उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करते करते वो सीजन गुजर जाता है और जिम्मेदार को नुकसान होता है और पैदावार कम होती है, जिससे मुल्क की मैशियत पे बुरे असरात पड़ते हैं। अब पिछले साल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत ज्यादा इस पे काम किया कि मुल्क में कॉटन का रिवाइवल होना चाहिए, कॉटन लगनी चाहिए, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जरा मुबादला आएगा। बहुत अच्छा स्टेप था उनका, लेकिन उसकी वजह से दूसरे एरिया में गन्ने की फसल कम लगी। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 5 लाख एकड़ कम रकबे पे गन्ना लगा है। अच्छा, ठीक है जी। उसकी वजह से जो पैदावार है वो यकीनी तौर पे कम होगी जी। पिछले साल 23 लाख एकड़ पे गन्ना लगा था, इस वक्त जो मेरे पास डाटा तकरीबन 19 लाख है। ओके, ठीक है। उससे तकरीबन 5 से 4 जो मिलियन टन है वो चीनी कम पैदा होगी। मौसमी असरात ऊपर से हमारे इतने फेवरेबल नहीं है काश्तकारी के लिहाज से, जो क्लाइमेट चेंज के हालात चल रहे हैं, खाद हमें नहीं मिल रही। एक तो ये सबब है। दूसरा सबब ये है कि जो हमारी चीनी गैर कानूनी तौर पे एक्सपोर्ट हो रही है या स्मगल हो रही है, उसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बॉर्डर पे हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जो एक नया इशू आ रहा है जो हमें पता चला है कि इंडिया ने एंथोल पे बैन लगा दिए, जो शुगर मिल इंडस्ट्री के एक बाई प्रोडक्ट है। अच्छा। क्योंकि यूरोप में उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। इंडिया ने अपनी अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए उस पर पाबंदी लगी ताकि शुगर मिल वाले ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा। जबकि उसके उल्ट पाकिस्तान में प्रैक्टिस ये है कि कुछ मिलों के पास लाइसेंस है, कुछ मिलों के पास लाइसेंस नहीं है एंथोल बनाने का। ठीक है। अब जब वो लाइसेंस के बगैर बन रही है तो उन्होंने चीनी की पैदावार कम कर दी है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है गैर कानूनी तरीके से, उससे पैसे ज्यादा मिलने हैं। तो एक तो ये आंसर भी पाया जा रहा है। तो मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से और जो हमारे अदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले की इंक्वायरी करवाई जाए, इसमें जो भी बंदा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि चीनी की पैदावार अगले साल हमारी कम ना हो सके और आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा देखने में आएगा कि अगर गन्ने की अब्दुर्रहमान पैदावार कम है, चीनी जो है वो जारी बात उसकी प्रोडक्शन कम होगी, अल्टीमेटली उसका जो सारा किसानों पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आम आवाम को जो पहले ही महंगाई में पिस रही है उसको महंगे दामों जो है वो चीनी खरीदनी पड़ेगी। थैंक यू जीनत। देखिए यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में या पंजाब में सबसे बड़ा मसला ये है कि क्रॉप जोनिंग नहीं है। जहाँ पे किसानों को मुनाफा नजर आता है सारे उसी के पीछे लग जाते हैं। 2-3 साल पहले गन्ने ने अच्छे नताइज दिए तो गन्ने के पीछे हो गए। पिछले वर्ष गन्ने की कीमतें जो है वो काफ़ी रही हैं, लेकिन शुगर मिल्स की जानब से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो रवां वर्ष लोगों ने जो है वो, क्योंकि हुकूमत भी कपास के हवाले से कह रही थी, तो कपास की जानब आ गए। तो अब ये बड़ा मसला है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि कितने रकबे पर कौन सी फसल और कितनी लगाई जाए। देखें, काटन भी ज़रूरी है, कवात भी ज़रूरी है, गंदम भी ज़रूरी है, कैनोला, सरसों, सारा कुछ ज़रूरी है, तिल भी ज़रूरी है। तो ये तय होना चाहिए कि हर साल कितने रकबे पर और किस एरिया में कौन सी फसल लगेगी। ये नहीं मसला होता। मसला होता है कि एक बार हम बम्पर क्रॉप ले लेते हैं कैनोला की, और फिर कैनोला जो है वो इतनी सस्ती बिकती है कि दूसरे साल उसको कोई नहीं लगाता। दूसरे वर्ष कैनोला शार्ट हो जाती है। इस बार जो है वो लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो अगले वर्ष फिर वही लगा दी जाएगी। कपास इस वर्ष ज़्यादा हो गई, जिम्मेदारों को रेट कम मिले तो शायद अगले वर्ष उस तरह से ना लगाई जाए। तो इस बार जो है वो गन्ने के अच्छे रेट मिलेंगे तो अगले वर्ष लोग गन्ने की तरफ हो जाएंगे। तो ये हमारा बड़ा मसला है। इसकी वजह से हमने दीगर फसलें ख़राब की हैं, हमने अपनी ज़मीनें ख़राब की हैं,
हुकूमत ना तो इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बना पाती है, ना कोई पॉलिसी बना पाती है। तो इसी तरह से जो गंदम के हवाले से, गंदम इतनी तखीर से काश्त हो रही होती है, लोग दिसंबर जनवरी में भी काश्त कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल जो है वो 20-25 मन भी नहीं निकलती, फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है, तो उससे भी बचना चाहिए। देखिए ज़मीनें वही हैं, अब उनको प्रायोरिटी हमें बनानी पड़नी है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए, कौन सी कब काश्त करनी है, कब नहीं काश्त करनी। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो असरअंदाज हो रही हैं, ताहिर साहब की बात, इसको किस तरह से टैकल करना है, कौन से बीज इसके लिए बनाए गए हैं कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो, कौन से बीज ऐसे अच्छे हैं जो इसके बावजूद नताइज अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ले के साथ चलनी है, ना कि इनसे पीछे हटना है। एग्रीकल्चर के हवाले से कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं बनाई जाती, 5 साल के लिए हमने ये करना है, हर साल पॉलिसी बदल रही होती है। जैसे यहाँ पर हुकूमतें बदल रही होती हैं ना, उसमें कोई इस्तेहकाम नहीं होता, ऐसे एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ है, उसमें भी हर साल जो है वो बदलाव आ रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फार्मर भी परेशान हो जाता है कि अभी पिछले बरसों से कैनोला इतनी ज़्यादा उन्होंने, यूब रिसर्च वालों ने कहा कि उगाएं बड़ा फ़ायदा होगा, जब उगा ली है तो वो सस्ते दामों बिकी, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। मकई बहुत ज़्यादा लगा ली, अब मकई का कोई रेट नहीं निकल रहा। तो ये सर फसल की पैदावार में, जैसे कि अब्दुल रहमान ने भी बताया, आपने भी बताया कि जिधर हमारे किसान देखते हैं कि जिधर ज्यादा जिस चीज की काश्तकारी हो रही है वो उस तरफ चले जाते हैं, इसमें बैलेंस क्यों नहीं है? इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे जो है वो क्यों सही से जो है वो किसान को भी अवेयर नहीं करते हैं, उनको उस तरह से नहीं जो है वो एक समझाया जाता है, या जिसको कहें कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ताकि हर चीज में बैलेंस रहे, ताकि किसी भी तरह के हालात हों तो जो ज़राअत है उसको नुकसान ना हो। देखिए जी, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे ज़मीन है या जो हमारी बारिशें हो रही हैं, जो ज़मीन का तजज़िया करवाया जाता है, उसके मुताबिक हमें क्रॉप जोनिंग की ज़रूरत है। मैं तो पिछले चंद सालों पे इस पे जोर दे रहा हूँ कि क्रॉप जोनिंग अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है, कि जितनी हमारी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले की, उसके मुताबिक उस जिले के अंदर क्रॉप जोनिंग हो, ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो सके, ताकि अगर हम सिंध से प्याज मंगाएंगे तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा, इससे वजह से प्याज महंगा हो जाएगा, टमाटर महंगा हो जाएगा। हमें हर चीज जो हमारी जरूरत के मुताबिक है, सब्जी है, फल है, वो हमें मौसमी असरात को देखते हुए अपने अपने जिले में उगाने पड़ेंगे। उसके लिए क्रॉप जोनिंग की जरूरत है। जो हमारी मेजर 4 फसलें हैं उसके लिए जो क्रॉप जोनिंग की पाबंदी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 12 एकड़ है तो मुझे कम से कम 10 एकड़ हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक क्रॉप जोनिंग के लगाने चाहिए, फसल लगानी चाहिए, और 2 एकड़ में अपनी मन मर्जी कर लूं। अब जो भेड़ चाल है ना कि जिस काम में जमीन मेरे काश्तकार को भी फायदा होता है तो वो उस साल लगा लेता है, अगले साल उसको उतना ही नुकसान होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी कि क्रॉप जोनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इन तमाम हालात को कंट्रोल करना है तो हमारे किसानों को भी जो है वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम ज़राअत में होने वाली जो कम पैदावार है और महंगाई का जो एक तूफान खड़ा हो जाता है, बर्पा हो जाता है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ज़राअत के हवाले से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है कि किस तरह गन्ने की पैदावार कम होने से अल्टीमेटली जो उसके असरात है वो चीनी की पैदावार पे होगी, और चीनी क्योंकि मतवक्को है कि महंगे दामों लोगों को मिलेगी, और पहले से ही महंगाई का जो हम देख रहे हैं कि तूफान बेकाबू हुआ है, अवाम जो है इसमें पिस रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमती पॉलिसीज़ इसमें जो है वो मुनज़्ज़म होनी चाहिए, ताकि ज़राअत में बैलेंस रखा जा सके। मतवाज़न जब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बैलेंस होगा तो हर चीज जो है वो सस्ते और म्यारी दामों भी मिलेगी, और लोगों को जो है वो महंगाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और इन तमाम सूरत हाल में क्रॉप जोनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो क्रॉप जोनिंग करना और हुकूमत की तरफ से मुनासिब पॉलिसीज का मुरतब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जी, हमारे जो हालात हैं मुल्क के, जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके लिए मद्देनजर रखते हुए आबादी को हमें क्रॉप जोनिंग की अशद जरूरत है जी। और ये हमारी पहले सूबे लेवल पे होनी चाहिए, उसके बाद डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, ताकि हम छोटी छोटी जो हमारी फसलें हैं ना वो आवाम को सस्ते रेटों में मिल सके, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो तकरीबन आपकी फसल से बाज़ औक़ात ज्यादा हो जाता है जी। तो जो अगेती और पछेती फसलों की हमारी जो रवायत पड़ी हुई है उसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। और मेरे नजरिए के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या मेरे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें क्रॉप जोनिंग की तरफ जितनी जल्दी हो सके हमें आना पड़ेगा। 100% नहीं तो कम से कम हम वक्ती तौर पर 50% आ जाए, ताकि हमारे काश्तकार को भी पता चल जाए, वो भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की
जल्दी कोशिश करेगा। अगर हम 100% करेंगे तो शायद हमें थोड़ी सी उसके अंदर मजामत भी आगे से करनी होगी जी, मेरी जमीन है, मैं अपनी मर्जी से क्यों नहीं उगवा सकता कोई चीज। लेकिन हमें नेशनल लेवल की सोच को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पॉलिसी जो होगी हमारी वो 10 साल तक कम से कम होनी चाहिए, जिससे हमारे नतायज बेहतर आ सकेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर वो है जो लोगों को रोजगार दे रहा है, आबादी को जरूरियात जिंदगी दे रहा है, खाने पीने की चीजें दे रहा है, जरिए जनास दे रहा है। जो शहरों में लोग बैठे हैं उनकी बैक पे जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे काश्तकार हैं। अगर काश्तकार को अच्छे मुनासिब दाम नहीं मिलेंगे, उसको जो इनपुट्स हैं वो सस्ती उसके डोर स्टेप पे नहीं मिलेंगी, तो वो बादल होगा। कभी आपने सोचा कि किसी काश्तकार ने कहा होगा मेरा बेटा काश्तकार बनेगा? नहीं। हर बच्चा कहता है जी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वो सोच है कि काश्तकारी नुकसान का शोबा है। लेकिन जरिए जो जमीनें हैं वो हमारे आबाओ जदाद की हमें विरासत में मिली हैं, हमें खरीद के करना पड़े तो बहुत मुश्किल है। तो वो मेरी मजबूरी भी है हमारे करने की, और इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे मुल्क को फायदा भी हो रहा है काफी ज्यादा, कि अगर हम बाहर से हर चीज ही इंपोर्ट करनी शुरू कर दें तो हमारे पास तो उतना ज़र मुबादला नहीं है। तो इस सोच को आगे लेके जाने की जरूरत है, जिससे मेरे तमाम जो सियासी लीडर हैं उनसे भी अपील है, हुकूमत से भी अपील है कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, उसका जो फैसला होगा उसको मद्देनजर रखते हुए क्रॉप जोनिंग लाजमी की जाए। बिल्कुल, और क्योंकि बड़ा ज़रूरी भी होता है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो मुस्बत तब्दीलियां लेके आएँ। जैसे कि अब हमने बात की है कि गन्ने की पैदावार में कमी आई और फिर उसकी वजह से चीनी भी जो है वो महंगे दामों बिकेगी। एक और भी माजी में हमेशा से हमें देखने में आया है शुगर की स्मगलिंग, तो उसकी एक ये भी बड़ी वजह बन जाती है जो है वो महंगाई के बढ़ जाने की। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, खाद्य और चीनी इसकी स्मगलिंग और आटे की स्पेशली, ये 3 चीजें हैं जिसकी स्मगलिंग जोरों पर होती है। ये पाकिस्तान में सस्ती होती हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर बार्डर के ज़रिए स्मगल हो जाती हैं। बाज़-औक़ात आगे आज़रबाईजान तक भी चली जाती हैं स्मगल होकर। चावल बहुत ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से जाएँ तो हुकूमत को टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिले। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अपनी ज़रूरत की होती है, इस वजह से हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देती। तो जो माफिया होता है वो यहाँ पर ऐसे इसको बरामद करता है, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर। तो ये यहाँ पर बॉर्डर पे इसको सख्ती करने की ज़रूरत है बड़ी। ये हमारा बड़ा दरीना मसला भी है, मुतालबा भी है कि यहाँ पर स्पेशली जो फूड आइटम्स है, जिसमें आटा है, जिसमें चीनी है, इसकी स्मगलिंग रोकी जाए। इसी तरह से यूरिया खाद जो है, यहाँ पर अगर इसकी स्मगलिंग रोक दी जाए तो ये हमारे मसला न बने। देखिए, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर से मसला बना हुआ कि यूरिया खाद ब्लैक में बिक रही है। यहाँ पर जो जितनी चाहिए उससे ज़्यादा पैदावार हो रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है ये किसी को समझ नहीं आ रही। फिर इसी तरह से दूसरे मसले हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, यहाँ पर इमरान खान दौर में भी एक बार ये किया गया था कि चीनी ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट कर ली, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर चीनी शार्ट हो गई, फिर बाहर से मंगवानी पड़ी। तो इस दोहरे कामों में पहले एक्सपोर्ट में पैसा कमाया गया शुगर मिल्स की जानब से, फिर जब इंपोर्ट की गई तो उसमें पैसा कमाया गया, और इस दौरान जो पूरा माफिया था उसने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। तो ये हुकूमत की बड़ी नाकामी होती है कि यहाँ पर चीज़ मौजूद हो, वो बाहर चली जाए, फिर बाहर से महंगे दामों चीज़ वापस आए, और इस दौरान जो लोगों को लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये अरबों रुपए का नुकसान है जो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा था पीटीआई की हुकूमत में। इसी वजह से जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत में जो पहले फेवरेट थे, फिर वो साइड पे भी हुए, फिर हुकूमत के खिलाफ भी हुए। तो ये ऐसा तगड़ा माफिया, शुगर माफिया ना। फिर इसी तरह से दूसरे लोग जो भी इस माफिया का हिस्सा हैं, प्रॉपर्टी वाले या दीगर, वो ऐसे कोई भी इकदाम होने नहीं देते कि जिससे उनके मफादात को ज़िक पहुँचती हो। जैसे तार साहब ने अभी निशानदही कर दी है, तो ये अभी निशानदही हुई है, ये सारा कुछ हो जाएगा। 3 महीने बाद पता चलेगा कि हुकूमत ने जो है वो एक कमीशन बना दिया है जो इसकी इंक्वायरी करेगा कि ये सारा कुछ कैसे हो गया, कि अरबों रुपये लूट लिया गया और किसी को पता नहीं चला। हालांकि पता सभी को होता है, लेकिन उस पर एक्शन वो तब लेते हैं जब लोगों की जानब से इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, मीडिया पे चल रहा होता है और बार बार बात हो तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, कमीशन बनाया जाता है, फिर उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो फाइलों में दबा दी जाती है। तो यही हम देखते हैं कि हमेशा से यही होता है, कभी भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मुशर्रफ दौर में भी एक बार ये हुआ और था। जिस तरह से भी पैदावार में भी कमी है, और अगर हमारा माफिया भी जो शुगर माफिया है वो पाकिस्तान में उसी तरह से सरगर्म रहेगा तो अल्टीमेटली उसके तमाम असरात जो है वो आवाम को भुगतने पड़ेंगे, किसानों को भुगतने पड़ेंगे। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ज़राअत के शोबे की अगर बात की जाए तो ज़राअत की पैदावार पे जितनी ज़्यादा मनफी असरात मरतब होते हैं उसका ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क की इकॉनमी पर जो है वो डायरेक्टली असर पड़ता है और महंगाई भी उसी तरह से सर उठाने लगती है। चीनी की आने वाले वक्त में मुतवक्को की जा रही है कि उसकी जो तवक्को की जा रही है कि उसके रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आम आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ज़राअत में जो है वो बैलेंस लाना, उसके लिए मुनासिब पॉलिसीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे किसानों को भी जो है उसका फ़ायदा हो और आम अवाम तक भी जो है वो अशिया जो खुर्दनोश है या ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो उन तक जो है वो म्यारी अंदाज में पहुँच सके और बड़े सस्ते दामों और बड़ी फ्रेंडली जो है ना वो आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर की ज़रूरत है दाल चावल आटा। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक नीड्स हैं जिनका आपको म्यारी और सस्ते दामों मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, आपने जैसे कि चीनी के हवाले से बताया, इसी तरह देखा जाए तो सरसों कैनोला की पैदावार में भी कमी दिखाई दी है। इसके पीछे की क्या वजह है और इसका भी क्या पैदावार में उतनी ही कमी है जिस तरह से हमने गन्ने की आपने बताया कि उसकी पैदावार में कमी हमें दिखाई दी है? जी बिल्कुल इसी तरह है कि पिछले 2-3 साल से हुकूमत पंजाब ने बड़ी कोशिश करके हमारे काश्तकारों को तरकीब दी कि आप सरसों लगाएं, कनोला लगाएं, इसमें फ़ायदा हमारा ज़र मुबादला बचेगा। किसानों ने लगाना शुरू कर दिया और उसकी फसल और गंदम की फसल में ना तकरीबन 1 माह का डिफरेंस है। ओके। ये सरसों की फसल पहले लगती है, कनोला पहले लगता है और गंदम बाद में लगती है। उससे एक तो एरिया गंदम का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, दूसरा जिमींदारों को पहले साल पैसे अच्छे मिले क्योंकि डिमांड और सप्लाई का फर्क था, जिमींदार बहुत खुश हुआ। उसके बाद लोगों ने, हर दूसरे बंदे ने कनोला लगाना शुरू कर दिया और हुकूमत ने ऊपर से हाथ उठा लिया। अच्छा। उसके रेट के ऊपर, उसके बीज के ऊपर और उसकी जो खपत थी उसकी। तो फिर मार्केट में जब डिमांड के मुताबिक चीज नहीं मिलती या ज्यादा आ जाती है तो उसके रेट ये कम हो जाते हैं, जो प्रैक्टिस हमारी चलती है। बिल्कुल ठीक। कनोला हमने एक्सपोर्ट तो नहीं करना था, हमारी लोकल मार्केट में उसकी जरूरत थी। तो उस हवाले से जब लोग, जिमींदार को उसके पैसे नहीं मिले या उसकी तवक्को के मुताबिक पैसे नहीं मिले तो वो बददिल हो गया, उसने फिर वो नहीं लगाया। जिमींदार भी यही चाह रहा है कि जो उसको छोटी छोटी फसलें जिसमें पैसे बचते हैं ना, वो बिला झिझक और बगैर देखे वो लगाना शुरू कर देता है। एक साल हमें अगर गन्ने के पैसे मिले ना ज्यादा, गन्ना शार्ट होने की वजह से मिलने वालों ने पैसे ज्यादा दिए, तो दूसरे साल हर दूसरे तीसरे बंदे ने गन्ना लगाना शुरू कर दिया पैसे। तो जब ज्यादा लग जाता है फिर वो परेशानी होती है कि वो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होती और पैसे कम मिलते, फिर धक्के खाने पड़ते हैं। तो जब तक हमारी जो मेजर क्रॉप है उसकी क्रॉप जोनिंग ना होगी तो उसके नतीजे में काश्तकार भी सुखी होगा, खुशहाल होगा, हुकूमत को भी पता होगा कि हमारी इतनी पैदावार है या हम तो इतनी कर सकते हैं, तो हमें बाहर से कोई चीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत जरूरी है। बाकी बहुत सारे मुझसे सीनियर लोग भी हैं, एक्सपर्ट लोग भी हैं, टेक्निकल लोग भी हैं, तो उनको सबको मिल बैठ के इसका फैसला करना चाहिए ताकि उसमें जब क्रॉप जोनिंग हो जाएगी तो माफिया का किरदार भी कम होने का चांस है। बिल्कुल सही है। लेकिन अब गंदम लगाइए तो हर बंदे को पता है हमारा गंदम का टारगेट कितना है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक हमारे जो यूरिया खाद है उसकी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं आसानी से मिल रही है हमें? एक तो आसानी से ना मिलना, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग, दो इशू है जी। फिर हम अगर अप्रोच करते हैं किसी को, किसी सियासतदान को अप्रोच करते हैं या किसी एग्रीकल्चर के अफसर को करते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर को करते हैं, जो बंदा, हर जिम्मेदार तो नहीं अप्रोच कर सकता, जो अप्रोच करता है तो उसको कहते हैं अगर आपने 10 बोरी लेनी है ना तो आप वो 20 किलोमीटर दूर जाके, हमारा डीलर बैठा है उसने वो उस स्टोर में रखी है, वहां से जाके ले लें। तो खर्चा तो फिर उसके ऊपर, खाद के ऊपर पड़ गया ना। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, दस्तयाबी जो चीजों की है वो काश्तकारों के और लोगों के डोर स्टेप के नजदीक होनी चाहिए और सरकारी नरखों पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाद है म्यारी खाद, उसमें भी अगर आपको म्यारी खाद मिल रही है और जैसे कि आपने कहा है कि डोर स्टेप पे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि काश्तकार के लिए भी आसानियां पैदा हों। और दूसरी, जैसे ताहिर साहब ने बात की है कि डिमांड की, अब्दुर्रहमान, हमारे यहाँ अगर डिमांड जितनी है, हुकूमत को बताना चाहिए कि इस साल इस चीज की इतनी डिमांड है ताकि उतनी ही फसल उसकी काश्त की जाए। ज्यादा फसल काश्त कर देना, बाद में जितना उस पर खर्चा आया है उससे कम दामों जब वो किसान को वो बेचनी पड़ती है तो उसके लिए भी नुकसान है और जारी बात है कि वो फिर ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी डैमेज करती है चीज। सीनियर, देखिए हमारा जो महकमा ज़राअत है, अगर वो इंडिया के महकमा ज़राअत को सिर्फ कॉपी कर लिया करे तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएं। वहाँ पर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, एक तो वो बड़ी क्विक बनाई जाती हैं, फौरी तौर पर फैसले लिए जाते हैं कौन सी फसल शार्ट है वो हमने एक्सपोर्ट नहीं करनी,
कौन सी काम है वो पहले से इंपोर्ट कर लेनी है, ताकि इससे पहले कि वो दुनिया में महंगी हो जाए। जब रूस यूक्रेन वार शुरू हुई है तो उन्होंने गंदम एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदम उधर से एक्सपोर्ट होती है तो उन्हें डर था कि यहाँ पर उनके मुल्क में न शार्ट हो जाए। तो इस तरह से पॉलिसीज़ फौरी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी पॉलिसी तब बनाई जाती है जब चीज़ शार्ट हो जाती है, तब पॉलिसी बना लें या ना बना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर तो पता ही इम्पोर्ट ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो अगर उनको कॉपी कर लिया जाए क्रॉप जोनिंग में, इसके अलावा फसल कब से कब लगानी है, क्या पॉलिसीज़ है, किस तरह से उन्हें खाद की अवेलेबिलिटी लानी है, स्प्रे देनी है, उन्हें बीज देना है जो कि सर्टिफाइड बीज हो, पानी उन्हें कैसे मुहैया करना है, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। और यहाँ पर जो हमारे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हुकूमत को वक्त से पहले करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो वक्त गुजरने के बाद जब हम नुकसान में पड़ जाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं, और वो भी बड़ी जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ देते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के बारे में जो है वो हुकूमत कम ही सोचती है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बहुत बेहतर और बहुत मुनज़्ज़म अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ के प्लाजा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। और शहर फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो हमेशा से ही जो है इसके तरक्याती मंसूबे चलते रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है नए नए बिल्डिंग्स और प्लाजाज बने हैं। और आज जो है एक नया प्रोजेक्ट, उसी के हवाले से हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये फैसलाबाद की तरक्की में और फैसलाबाद के शहरियों के लिए कितना ज्यादा ब्लेसिंग साबित हो सकती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद जाहिद अशरफ, मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्सटाइल हब हैं, और ये द एक्सेलर कंपनी के ऑनर भी हैं, और इनके साथ ही इनके साहबजादे हैं उस्मान अहमद, मैनेजिंग पार्टनर टेक्सटाइल हब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। थोड़ा सा अगर सर के प्रोफाइल के हवाले से बता दूं तो सर ने जो है द एक्सेलर कंपनी अपनी 1999 में इसको स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा हाउसिंग डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, लैंड प्रोवाइडर्स के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो साहबजादे हैं उस्मान, उन्होंने हाल ही में बारट लॉ में यूके से LL में डिग्री हासिल की है, और अब यहाँ पे अपने अब्बा के साथ आके जो है ये नया टेक्सटाइल हब प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया है। ये प्रोजेक्ट क्या है इसी के हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, ये क्या फैसलाबाद में आपने नया प्लाजा जो बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने का। थैंक यू जी। एक्चुअली हमने ये थोड़ा सा सर्वे करवाया फैसलाबाद में रेलवे रोड पे, जहाँ पे हमारी जगह है, तो हमने ये नोट किया कि यहाँ फैसलाबाद में कोई इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं है जी। पूरे रेलवे रोड पे और रेलवे रोड के दूसरी साइड भी जो है वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं और बहुत पुरानी है, और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं वहाँ पे, यानी कि वॉशरूम्स के इशू हैं, पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। और कोई फैसलाबाद को हमने इस लिहाज से भी देखा है कि अगर वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ बने तो फैसलाबाद की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। बिल्कुल। तो हमने 2 नेशनल लेवल की कंपनीज जो थी उनको हायर किया, उन्होंने सर्वे किया। 2-2.5 माह के सर्वे के बाद उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी, उन्होंने हमें ये कहा कि आप अगर यहाँ पे एक अच्छा प्लाजा बनाएं तो एक तो फैसलाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा, और दूसरा यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। यानी जितने भी लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वहाँ पे 2 बड़ी मार्केट्स हैं, एक गुलिस्तान मार्केट है और एक है वहाँ पे मार्च सादक मार्केट। दोनों में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग हैं जिनको ना तो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज हैं, ना मस्जिद की सहूलत है, ना पार्किंग की सहूलत है। तो हमने फिर वहाँ पे सोचा कि हमने दुबई से इसको डिज़ाइन करवाया। ठीक है। और इसमें 2 फ्लोर हमने जो है बेसमेंट के वो पार्किंग के रखे हैं। बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमने ना यहाँ पे इनमें कॉमन वॉशरूम्स भी रखे हैं, लिफ्ट्स भी रखी हैं। अच्छा। 2 लिफ्ट्स हमने रखी हैं, एक कार्गो लिफ्ट होगी और पैसेंजर लिफ्ट होगी। बिल्कुल ठीक। तो चूंकि शहर में इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि पार्किंग के लिए बंदा आधा घंटा चक्कर लगाता रहता है, तो हमने 2 फ्लोर उसके लिए मखसूस किए पार्किंग के लिए। सबसे बड़ी सहूलत हमने पार्किंग की दी है। उसके बाद हमने इसको जो लिफ्ट के जरिए लोगों का आना जाना वो आसान बनाना है, ताकि लोगों को आसानी के साथ ऊपर फ्लोर पे जाया जा सके। तो उसके बाद हमने देखा कि
इसको इतना खूबसूरत बनाया जाए कि कम से कम रेलवे रोड की खूबसूरती जो फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ेगी। इंशाल्लाह इसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे और ऐसा तामीर करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की खूबसूरती में इंशाल्लाह इजाफा होगा इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने पार्किंग की बात की है, तो उस्मान हमने देखा है कि कचहरी बाजार, स्पेशली 8 बाजारों की बात की जाए तो वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू रहा है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि कचहरी बाजार में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर प्लाजा जैसे तामीर होता है और उसमें अगर लोगों को जो है वो पार्किंग की सहूलत भी मिलेगी प्लाजा में काम करने वालों को। जाहिर बात है, जैसे कि अभी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हाल ही से आपने यूके से जो है वो अपनी डिग्री भी कंप्लीट की, तो आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि आप यहाँ पर आएँ और आकर जो है अपने अब्बा के साथ इस प्रोजेक्ट को संभालें? बेसिकली मैम यहाँ पे जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया, जब हम लॉन्च कर रहे थे, तो बेसिकली वी वर लुकिंग ओवर देयर कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे लानी चाहिए। जब हमने इसका सर्वे करवाया तो सर्वे करवाने के बाद बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि एशिया पाकिस्तान में फैसलाबाद को जाना जाता है टेक्सटाइल के नाम से, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में यहाँ पे है। तो इंडस्ट्री के हवाले से, और हमने जब सर्वे किया तो जो GTS चौक है वो मेन बेसिकली फैसलाबाद का टेक्सटाइल की रिलेटेड से बहुत ज्यादा उसके पार्ट्स की रिलेटेड हैं। बेसिकली आप ये कहें कि जो मेहर सादक मार्केट है वो बेसिकली है ही पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल की पार्ट्स के हवाले से। तो इस वजह से हमने इस प्लाजे का नाम भी टेक्सटाइल हब फैसलाबाद रखा। और पहले भी फैसलाबाद में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो अंडर वन रूफ हो। ओके। जिस तरह टेक्सटाइल के रिलेटेड आपको डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, डिफरेंट लोकेशंस के बाद आपको अंडर वन रूफ कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाए। तो हमने इसी वजह से इसके अंदर शॉप्स और ऑफिसेज रखे। शॉप्स हमने बेसिकली उनके रखे हैं जो टेक्सटाइल के पार्ट्स के हवाले से, जिस तरह जो भी मशीनरी टेक्सटाइल की आपको अवेलेबल होगी अंडर वन रूफ। और ऑफिसेज वो होंगे जिस तरह आजकल फेडमिक का बहुत रुझान है। फेडमिक आउट ऑफ सिटी आ जाता है तो विद इन द सिटी आपको एक सब ऑफिस चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है। जो भी आपका बेसिकली जो भी आपकी मिल्स हैं या आपके टेक्सटाइल के रिलेटेड ऑनर्स हैं, उनको एक सब ऑफिस विद इन द सिटी चाहिए ताकि जो जनरल पब्लिक है उनको एक्सेस ईजी हो जाए। उनके लिए ऑफिसेज का हमने कोई 4 फ्लोर्स हमने डिजाइन किए। ओके, ठीक है सर। जैसा कि प्रोजेक्ट के हवाले से तो आपने काफ़ी बताया कि इसमें किस किस तरह से ये प्लाजा दूसरे प्लाजों से डिफरेंट जो तो सुनाई भी दे रहा है कि किस तरह से, लेकिन जो इसका प्रोजेक्ट का आपने नाम रखा है टेक्सटाइल हब, ये क्या पहले से ही माइंड में था या इस पे बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार की और उसके बाद इस नाम की सिलेक्शन की गई? नहीं, हमने काफ़ी सर्वे करने के बाद ये डिसाइड किया कि चूँकि यहाँ पे जो रेलवे रोड है इस पे ज़्यादा बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक। तो हमने सोचा कि टेक्सटाइल बिजनेस वालों को एक छत के नीचे तमाम फैसिलिटीज दी जाएं ताकि कोई भी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है बंदा वो एक ही प्लाजे के अंदर हर चीज वहाँ पे अवेलेबल हो, ऑफिसेज भी हों, शॉप्स भी हों, शोरूम्स भी हों। तो इस वजह से हमने इसको सोचा कि इसका नाम टेक्सटाइल हब रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जैसे आपने पहले भी बात की है कि फैसलाबाद स्पेशली जाना ही मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जाता है और यहाँ पे टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी जो है वो खपत होती है। और साथ ही साथ जैसे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सर सबसे पहले लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं। तो क्या ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर शुदा अप्रूवल इसके पास है, उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, रजिस्ट्री मेरे नाम है, ठीक है, 1 ओनर है और तमाम इदारों से हमने NOC लेके, तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से हमने NOC लिया है। तमाम हमारे NOCs और डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी है। किसी को भी कोई डाउट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डिपार्टमेंट से जाकर पता कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा है कि किसी के जैसे लोग यहाँ फैसलाबाद में ज़्यादातर लोग करते हैं कि प्लाजा लेट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 27 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह ये 1.5 साल के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे और 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह हम पोजीशन दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। और उस्मान अगर बात करें कोई भी प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो आपको किस तरह के जो है वो इनिशियली चैलेंजेस का सामना है? इसमें बेसिकली फैसलाबाद में जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें बेसिकली लोगों का थोड़ा सा ना नेगेटिव इम्पैक्ट किया हुआ है जी। बेसिकली क्योंकि लोग जो यहाँ पे फ्रॉड्स हुए हैं फैसलाबाद में, बेसिकली यहाँ पे लोगों ने
जो भी मतलब बेसिकली जो भी प्लाजेस बनाए हैं उसमें बेसिकली लोग जो है ना वो बेसिकली पैसे लेते हैं लोगों से और उसको डेवलप नहीं कर पाते, बेसिकली उसका प्रॉपर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे पाते और लोगों को डेवलप मतलब उसको तरीके से डेवलप भी नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हमने पहले भी जब इस तरह किया तो हमने रजिस्ट्री अपने नाम करवाई और रजिस्ट्री नाम करवाने के बाद एनओसी लिया प्रॉपर, ताकि हम इसको लोगों को डिलीवर कर सकें और लोगों का ये नेगेटिव इम्पैक्ट फैसलाबाद से खत्म करें ताकि वो हाई राइज की तरफ आ सकें। क्योंकि लाहौर में और इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो बहुत रुझान है हाई राइज का, फैसलाबाद में रुझान नहीं है, लोग डरते हैं ऊपर जाने से। और उसकी फैसलाबाद की जो मेन बेसिकली प्लाजों की नेगेटिविटी ये है कि उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जाती, लिफ्ट नहीं दी जाती, बिल्कुल, जिससे लोग ऊपर जाने से डरते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ते। तो हमने ये सारी फैसिलिटीज जो है ना टेक्सटाइल हब में दी हैं, जिसकी वजह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। और कार्गो लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आम लोकल मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है वो बिल्कुल इस तरह की प्लाजा में हम वैसे ही देखते हैं कि लिफ्ट बहुत कम जो है वो मौजूद होती हैं, हों भी तो वो खराब पड़ी रहती हैं। सर, जैसे टेक्सटाइल हब प्रोजेक्ट है, इसके मुस्तकबिल के हवाले में से बात करें तो आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि ये जो है वो पूरे सिनेरियो को कितना चेंज कर देगा? देखिए जी, इंशाल्लाह जो अंदरूनी शहर है ना, यहाँ पे टेक्सटाइल हब अल्लाह के फजल करम से एक नया इमेज देगा। और ये जो रेलवे रोड है ना, वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है वो इंशाल्लाह लोग कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरह नई बिल्डिंग बनाएं, इस तरह फैसिलिटीज़ दें और इंशाल्लाह हम डिलीवर करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट होगी और साल बाद ही हमने 3 फ्लोर का पोजीशन दे देना है। और बिल्डिंग इंशाल्लाह हम इतनी खूबसूरत बनाएंगे कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होगी कि इसके अंदर हमारी ये शॉप हो या ऑफिस हो। बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेक्ट के हवाले से तो आपने बता दिया कि कितना डिफरेंट है दूसरे प्लाजा से, लेकिन जैसे ही आप कह रहे हैं कि पोजीशन भी आप दे देंगे तो हर जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा लेने के लिए, उसके लिए जो पेमेंट प्लान है वो किस तरह का होगा? तो टेक्सटाइल हब प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान क्या है? पेमेंट प्लान मैडम इस तरह है कि हमने ना 25% एडवांस रखा है, ठीक है, और 2 साल की इंस्टॉलमेंट। अच्छा, 1.5 साल का हमारा कंप्लीशन का टाइम है, लेकिन फिर भी हमने 2 साल की इंस्टॉलमेंट रखी है। उसके अलावा अगर फर्ज करें कोई बंदा 1 साल की इंस्टॉलमेंट देता है जी, तो उसके बाद वो क्विट करना चाहता है तो हम जो मार्केट का रेट होगा उससे भी 5% ज्यादा उसको पे करके तो बाय बैक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। और एक और हम फैसिलिटी देना चाह रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर या एंड यूजर इन केस खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो अगर उसके जो वारसन हैं या बच्चे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो बाकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जेब से पे करूंगा। अच्छा, और उनको वो चीज डिलीवर करेंगे हम। मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी है वो जाहिर साहब अपने कांधों पे उठाए चल रहे हैं और इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि फैसलाबाद के लिए जो टेक्सटाइल हब प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और इससे बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हमें जो तब्दीलियां भी दिखाई देंगी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टेक्सटाइल हब नया प्रोजेक्ट है जो कि 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। उसी की तफसील के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो है ये कितना ज़्यादा हमारे शहरियों के लिए स्पेशलाबाद फैसलाबाद के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और दीगर दूसरे प्लाजों से किस तरह से मुनफरिद होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जो है हमने पार्किंग का हमेशा से देखा कि पार्किंग का। और अच्छी बात यह है कि इस प्लाजे में जो है काम करने वालों को पार्किंग की जो सहूलत है वो मैसर होगी और किस तरह की इसमें जो है वो सहूलियात हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उस्मान, जैसे कि जाहिद साहब ने बता दिया कि इसका पेमेंट प्लान क्या है, तो ऑब्वियसली इसमें काम के लिए जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो ये किन लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो मौसर हैं? मैम, शॉप्स बेसिकली हमने 2 फ्लोर्स पे डिजाइन किए हैं, ग्राउंड पे और लोअर ग्राउंड पे। जो शॉप्स हैं वो बेसिकली जो टेक्सटाइल के पार्ट्स होंगे, जिस तरह कोई भी मशीनरी जाती है पूरे पाकिस्तान में, उसके छोटे छोटे पार्ट्स। सादिक मार्केट्स जो है वो वन ऑफ द मेन पाकिस्तान की मार्केट है जहां से पूरी इंडस्ट्री को जो है वो पार्ट्स जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अंडर वन रूफ वो एक प्लाजे में एंटर हो और उनको हर फैसिलिटी वहां से मिले, हर अवेलेबल पार्ट्स वहां से मिल जाएं। उनके लिए शॉप्स का वहां पे हमने दिया और ऑफिसेज हमने बेसिकली उनको दिए हैं, जिस तरह फेडमेक हो गया,
मतलब लोगों की जो इंडस्ट्रीज हैं आपको पता है वो काफ़ी बड़ी होती हैं और वो शहर से नॉर्मली बाहर होती हैं, तो विद इन द सब ऑफिस उनको यहाँ पे चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो उनका बिजनेस जो है वो विद इन द सिटी होना चाहिए। एक सब ऑफिस उनका वहाँ पे ऑफिस में होगा, जिसकी वजह से वो मतलब जो भी आम आदमी है उससे एक रिलेशन उनका कायम रहे, कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, और लोगों के लिए भी काफी इजी टू एक्सेस हो जाएंगे ऐसे ऑफिसेज और उनके साथ जितने भी उनके जुड़े हुए काम है। सर जारी बात है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले से बताइए कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आपके साथ मुंसलिक है इस प्रोजेक्ट में? ये सईद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। और ये इसके खुर्रम शहजाद साहब, ये सिविल इंजीनियर, खुद इंजीनियरिंग है, और ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, लाहौर में, ऑरेंज ट्रेन पे भी इन्होंने काम किया है, बहरिया टाउन में भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और खुर्रम होम्स के नाम से भी इन्होंने फैसलाबाद में भी इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये हमारे साथ अटैच हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो सईद कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना ये जो खुर्रम शहजाद साहब ये हमारे करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ये टास्क दिया कि विद इन अ ईयर आपको हम 4 फ्लोर जो है ना वो हम आपको तैयार करके देंगे, तो 1 साल के अंदर अंदर आप 4 फ्लोर का पोजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह के सर हालात चल रहे हैं, लोगों को इतनी बेरोजगारी का भी सामना है, तो इन तमाम सिनारियों में प्लाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मैं समझती हूँ कि फैसलाबाद के लोगों की बड़ी ब्लेसिंग है। जारी बात है कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जितनी लेबर मुंसलिक है उनके लिए भी रोजगार के जो है वो मौके पैदा हुए हैं। तो मुझे जितना मैं देख रही हूँ, अगर देखें तो एक प्रोजेक्ट के बहुत सारे पहलू होते हैं, जहाँ पे शहरियों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी, वहीं इस तरह की लेबर के लिए बहुत ज्यादा आसानियां हैं कि वो जो है वो प्लाजे के काम, उसकी तामीर और तरक्की में जो है वो काम कर रही है। उस्मान, जिस तरह से सर ने बोला है कि पोजीशन का काम जो है वो 1.5 साल में प्लाजे का काम जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, तो क्या उसके बाद जो वहां पे लोग आके ऑफिसेज और दुकानें लेंगे उनको मालिकाना हकूक हासिल होंगे? जी मैम, जब ये वो सारी इंस्टॉलमेंट्स अपनी पूरी कर लेंगे तो बाकायदा इसकी फाइल नहीं होगी, रजिस्ट्री होगी। ठीक है। मालिकाना हकूक होंगे, इसके अंदर जो फैसिलिटीज होंगी। अच्छा, प्लाजे में एक फैसलाबाद में ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लोग प्लाजा बनाते हैं और प्लाजा बनाने के बाद ना उसको बेच के निकल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अच्छा। मतलब उसकी फैसिलिटेशन पूरी नहीं रखते, मतलब उसको बैकअप प्लान नहीं देते। तो बेसिकली टेक्सटाइल हब फैसलाबाद जो भी हम प्लाजा बना रहे हैं उसको हम लेके चलेंगे टिल एंड तक, ताकि हम उनकी मेंटेनेंस उसको प्रॉपर देंगे, उसका जनरेटर बैकअप देंगे, सारी चीजें वो पूरी करेंगे। जो हमारे जब प्लाजा में लोग सेटल्ड हो जाएंगे उसके बाद लोगों को मतलब मसाइल आते हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं, तो वो हम मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर वहां पे बैठेगी और उसको लेके चलेगी। क्योंकि अक्सर लोग, मैंने नॉर्मली फैसलाबाद में ये चीजें देखी हैं कि लोग प्लाजा बनाते हैं, लोग बेचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी ठीक है, अब जिन्होंने इसको खरीद लिया वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी ये डेवलपर की होनी चाहिए कि वो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। मतलब यू गाइस हैव अ बैकअप प्लान ऑलरेडी। ऑब्वियसली हम उसको बैकअप प्लान भी देंगे और उसको मेंटेन भी रखेंगे, जिससे उसका एक नाम जो है वो बरकरार रहे मार्केट में। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आप लास्ट तक उसी तरह से लेकर चलो, और इसमें लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा। सर, आपको जारी बात है कि आपने प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन किया, सोचा, तो ये आपको मतलब पहले से ऑलरेडी ये लाइनअप में थी चीजें, या आपने अभी सडनली जिस तरह के सर्कमस्टांसेस पिछले हमने 2, 2.5, 3 साल से देखे हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया कि मैंने जो है वो फैसलाबाद के शहरियों के लिए जो है वो प्लाजे की एक ब्लेसिंग देनी है? नहीं, बेसिकली हमारा तो ज्यादा काम था हाउसिंग डेवलपमेंट का। जी। तो अल्लाह ताला ने ये हमें जगह दे दी, तो उसके बाद हमने सर्वे किया, देखा कि फैसलाबाद में रेलवे रोड पे खास तौर पे कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं है और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। तो हमने फिर इसको डिजाइन किया कि एक अच्छा प्लाजा बनाया जाए जिसमें हम जनरेटर का बैकअप भी देंगे और सोलर का बैकअप भी देंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा प्लाजा जब बन जाएगा उसके फौरन बाद हम एक और फैसलाबाद में, अभी मैं जगह नहीं बताना चाहता, एक और प्लाजा हम बनाएंगे, वो इससे तकरीबन 2 गुना जगह पे होगा
ठीक है। और वो एक फैसलाबाद के लिए इंशाल्लाह मिसाल होगा। और मैं ये भी मैं इंशाल्लाह इसी अल्लाह बात के पे आने फजल से वाली थी मिसाल कि ही होगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो वो ऑलरेडी मतलब वो भी एक प्लाजे के तौर पे ही होगा, क्योंकि ज्यादा तो आपने हाउसिंग सोसाइटी से और इन सब चीजों से रिलेटेड काम किया। जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में आपकी डेवलपमेंट का काम रहा है। तो ये प्लाजा, इसका भी क्या सेम इसी की कॉपी होगी या इससे और भी वाइडर होगा? इतना कोई फर्क नहीं होता। ये हाई राइज है, चूंकि हाँ। फैसलाबाद में हाई राइज की जरूरत है। यहाँ पे जगह बहुत महंगी है और कंजस्टेड है और रश भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हाई राइज को हमने सोचा कि चलें हाई राइज बनाया जाए। तो वैसे हम मरी में भी एक हाई राइज बना रहे हैं प्रोजेक्ट। ओके। वो काफी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी दुबई में डिजाइनिंग हो रही है उसकी, तो विद इन 2-3 मंथ वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो चूंकि हमारे साथ जो टीम है उसको बड़ा एक्सपीरियंस है हाई राइज का, तो इंशाल्लाह ये जब प्लाजा बन जाएगा तो उसके बाद भी हम आपके पास हाजिर होंगे, ताकि आपको ये जो हम वादे करके जा रहे हैं इंशाल्लाह उस वक्त आपको बताएंगे कि हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे कर दिए। वी आर एक्साइटेड कि आप नेक्स्ट टाइम जब आए तो इसकी पूरी कंप्लीशन भी हो जाए, नए प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से भी आप बात करें। जिस तरह से जाहिर बात है कि कोई भी जब बिग बिल्डिंग स्टार्ट की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का उस्मान ख्याल रखा जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग की बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जो हम देखते हैं कि कहीं पे भी फॉल्ट ना रह जाए। तो अगर ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल बात की जाए, इसकी डिटेल के हवाले से, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्लाजे को दीगर प्लाजों से मुनफरद करती हैं? बेसिकली वहाँ पे मैम, जहाँ पे आप अगर सर्वे करें उस रोड का, तो वहाँ पे दुकानें लोगों की जो है ना वो बिल्कुल छोटी हैं, मतलब बहुत कंजस्टेड हैं, लोगों के पास एक्सेस नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो भी वहाँ पे आता है ना वो अपनी गाड़ी पे नहीं आ सकता। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो पार्किंग नहीं कर सकता, और पार्किंग अगर वो करता है तो उसकी गाड़ी सेफ जोन में नहीं खड़ी बिल्कुल किसी एंगल से भी। तो जो टेक्सटाइल हब में जो भी शॉप या ऑफिस खरीदेगा, पहले तो उसको 2 फ्लोर्स जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्किंग के। जो सिर्फ जो ऑनर्स होंगे ना उनके लिए 2 फ्लोर्स होंगे। बिल्कुल सही। बेसिकली वो अगर अपनी गाड़ी पे भी आते हैं तो वहां पे उनको एक्सेस ईजी हो जाए और वो सुकून से मेंटली एक रिलैक्स हो, क्योंकि आजकल गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं और लोगों को ये भी होता है कि गाड़ी बाहर खड़ी है तो मतलब चोरी का भी एक खतरा होता है, और चोरी का भी होता है। हमारे यहाँ गाड़ियां उठाई भी जाती हैं। और बेसिकली उठाने के बाद दूसरी बात है कि वहां पे ट्रैफिक फ्लो इतना है, मतलब चिंची रक्शे ये वो चीजें इतनी है कि वो गाड़ी के डर भी लगा रहता है कि बाहर से कोई स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। बिल्कुल। तो एक तो पहली फैसिलिटी उनके लिए ये होगी। दूसरी फैसिलिटी उनके लिए ये होगी कि किसी एंगल से भी जब एक कस्टमर आएगा, फर्ज करें किसी ने भी एक टेक्सटाइल के हवाले से काम खोला, तो एक कस्टमर के ज़हन में ये होता है कि अगर मैं एक जगह पे चला जाऊं, जिस तरह फैसलाबाद में एक रैक सिटी है, कंप्यूटर का कोई भी काम हो तो वहां पे लोग ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आएगा कि यार रैक सिटी चले जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई चीज मिल जाएगी आप। तो इसी तरह टेक्सटाइल हब के हवाले से अगर कोई भी टेक्सटाइल का काम किसी को होगा तो वो टेक्सटाइल हब के अंदर पहले जाएगा कि यार यहाँ से मुझे चीज बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो एक अपॉर्चुनिटी जो है, कस्टमर अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ जाती है। बेसिकली आप जब एक अंडर वन रूफ आ जाता है कस्टमर, तो उसको फैसिलिटेशन ज्यादा मिल जाती है। यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि टेक्सटाइल हब को कौन सी ऐसी चीज है जो दीगर प्लाजों से मुनफरिद बनाती है। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है 2024 में, वो टेक्सटाइल हब प्रोजेक्ट की सूरत में है, जो प्लाजा बनाया जाएगा और उसको लोग जो है वहाँ पे बड़े आसान अंदाज से अपना कारोबार चला सकेंगे। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। आज सबसे जो मुश्किल हालात हैं और उसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ की लोड शेडिंग है। एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है जिसने हमारे इंडस्ट्री को बुरी तरह से जो है वो तबाह कर दिया है। टेक्सटाइल हब में ऐसी कौन सी जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं और एनर्जी का क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है, उसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। ज़ाहिर साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस को जो है उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे इसको स्विच किया जा रहा है, सोलर का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी क्या डिटेल्स हैं और किस तरह से आपने ये पूरी चीज़ को प्लान किया है, उस हवाले से बताइए। मैम देखें, एक तो हम यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, दूसरा हम जनरेटर भी लगाएंगे, और तीसरी ये बात है कि हमारा एक ऑफिस होगा इस प्लाजा के अंदर परमानेंट। ओके। इंतजामिया हमारी होगी, मैनेजमेंट हम करेंगे वहाँ पे, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी मैनेजमेंट होगी तो हम बैकअप देंगे
ओके। ताकि जो लिफ्ट्स लगी हुई हैं बिजली बंद ना हो किसी वक्त भी। जो हमारा एरिया होगा वहां पे कभी बिजली बंद नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा बैकअप इस तरह देंगे कि अगर कोई दुकानदार है या कोई ऑफिस वाला है तो उसको पार्किंग भी मिलेगी, लिफ्ट्स की फैसिलिटीज भी मिलेंगी और बिजली की फैसिलिटी भी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो मीटर्स होंगे हर दुकानदार का ऑफिस का अलग मीटर होगा, सब मीटर नहीं होंगे, क्योंकि सब मीटर से फिर उसकी एवरेज बढ़ जाती है, बिल उसका ज्यादा आता है। तो हमने हर दुकानदार को, हर ऑफिस वाले को अलग मीटर लगवा के देना है और उसके साथ हमने सोलर और जनरेटर का बैकअप देना है। बिल्कुल, ताकि वो जो है वो बेहतरीन अंदाज से अपना जो कारोबारी जिंदगी है उसे चला सके। सर, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जाहिर बात है कि हम देखते हैं कि मौजूदा जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, सिक्योरिटी इंतजाम होना भी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिक्योरिटी के किस तरह के जो है इंतजाम हमें दिखाई देंगे? सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह करेंगे कि जो हमने पार्किंग बनाई है ना, उसमें हमने ई टैग सिस्टम लगाना है। जो वहाँ के ओनर्स होंगे शॉप्स के और ऑफिस के, उनकी गाड़ी पे ई टैग का स्टिकर लगा होगा और वो खुद ब खुद उसको परमिशन होगी, वो अंदर जा सकेंगे पार्किंग में। आउटसाइडर जो है वो नहीं जा सकेंगे। उसके अलावा 24 घंटे की सिक्योरिटी होगी, कैमराज होंगे, हर वो नया सिस्टम हम लगाएंगे जिससे कोई चोरी या डकैती का खतरा ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम डिलीवर करके दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि जो दूसरे प्लाजाज बने हैं फैसलाबाद में उसका और टेक्सटाइल हब का फर्क क्या है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो आपने बता दिया कि प्लाजा के एंट्रेंस सिक्योरिटी कैसी होगी। अगर थोड़ा सा उस्मान बात करें कि फायर अलार्म्स वगैरह हमने देखा है कि इस तरह की बिल्डिंग्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह के हादसे की सूरत में जो है वहाँ से एग्जिट करना आसान हो सके। तो इस लिहाज से भी कोई जो है वो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। एंट्रेंस देंगे 2 या 3, जिससे एक हम एग्जिट देंगे, एग्जिट एंट्रेंस होगी। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इशू आता है बिल्डिंग के हवाले से या कोई भी, तो फायर एक्सटिंग्विशर तो वहां पे ऑलरेडी मौजूद होगा हर फ्लोर के ऊपर। और उसके अलावा एक एग्जिट प्लान होगा, जो एग्जिट प्लान से अगर खुदा न खास्ता कोई आग लगती है या कोई भी ऐसा इशू आता है तो जो इवैक्यूएशन है बिल्डिंग की वो फौरी तौर पे करवाई जाए। ओके। क्योंकि बेसिकली हमारे वहां पे स्टाफ होगा, मौजूद होगा, गार्ड्स होंगे, ओवरऑल होगा। तो ये इस चीज को हम उनको पहले एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको सिखाएंगे भी कि अगर खुदा न खास्ता एक अलार्म पूरी बिल्डिंग में बजेगा, जिसकी वजह से वो होगा कि एक अलार्म सुनते ही हम उनको, जो भी ऑनर्स होंगे या किसी को भी, हम अपने स्टाफ को भी ये चीज करवाएंगे कि अगर अलार्म बजता है तो उन्होंने इवैक्यूएशन कैसे करवानी है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके वाले से हम बहुत इसकी डीपली प्लानिंग होगी। और उसके बाद क्योंकि टेक्सटाइल हब, टेक्सटाइल क्योंकि फैसलाबाद का नाम ही टेक्सटाइल है जी। और तो इसी वजह से इस प्लाजे को भी हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि ताकि ये प्लाजा भी जो है ना वो फैसलाबाद में मशहूर हो जाए। क्योंकि कराची में टेक्सटाइल हब के नाम से एक प्लाजा है। ओके। और वहां पे जब हमने कराची का विजिट किया तो टेक्सटाइल हब का हमने वहां पे पहले विजिट किया प्लाजे का ना, तो उन्होंने भी बहुत इसको मेंटेन किया हुआ है कराची के वाले से। तो वही चीज फैसलाबाद में मुझे वैसे ये शॉकिंग था कि अभी तक किसी ने टेक्सटाइल के नाम से क्यों नहीं कोई चीज बनाई, क्योंकि टेक्सटाइल इज वेल नोन नेम ऑफ फैसलाबाद। एग्जैक्टली। और फैसलाबाद की पहचान भी जो है वो टेक्सटाइल ही है। यहाँ पे टेक्सटाइल की एक बड़ी हमें जो है वो इंडस्ट्री दिखाई देती है। और जिस तरह से आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बताया, तो सिर्फ वाटर सप्लाई का क्या इसमें होगा, जो शॉप्स हैं या ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो पानी की पूरी सहूलियत होगी उसको किस तरह से डिजाइन किया आप लोगों ने? पानी की तो देखें हम 1-2 टैंक बनाएंगे ऊपर और नीचे भी बनाएंगे और ड्रेनेज का भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह पानी 24 घंटे अवेलेबल होगा वहाँ पे। और दूसरा, हम जो उसके कॉरिडोर्स हैं ना वो हमने बहुत खुले कर दिए। बिल्कुल। हमारी जगह तो काफ़ी वेस्ट हुई है, लेकिन हमने ये सोचा है कि जो भी आने जाने वाला हो या कोई सामान लेके आ रहा है बंदा, तो उसके लिए जगह तंग नहीं होनी चाहिए। उसको हमने तकरीबन जितने भी प्लाजे बने उनसे ज़्यादा खुला कर दिया है कॉरिडोर्स को। और लिफ्ट भी हमने जो स्पेशल लगानी है, जो एक तो बहुत सुस्त होती है ना लिफ्ट, और दूसरा वो रोज खराब रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी अच्छी कंपनी की लिफ्ट्स लगाएंगे और उसकी मेंटेनेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी। और दूसरी बात यह है कि जितने भी फ्लोर्स होंगे ना उन सब के लिए हमने कॉमन वॉशरूम्स रखे हैं। ओके। और मस्जिद का भी इंतजाम है, वो हम अपनी तरफ से उनको मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल आप ये समझें कि जैसे किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम्स होंगे
उस टाइप के वॉशरूम्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। जब इतनी सारी उस्मान सहूलियत दी जाती हैं, जैसे कि आपने कहा है कि आपकी कंपनी का जो है एक मेन ऑफिस भी वहाँ पे रहेगा, मेंटेनेंस के हवाले से अगर बात करें या दीगर कंपोनेंट्स के हवाले से, तो इसके फिर चार्जेस वगैरह भी कुछ रखे जाएंगे, उस चीज़ के बारे में भी सोचा है या वो चीज़ें अभी मजीद फ्यूचर में जाके प्लान होंगी? हम इनसे बेसिकली जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे ऑनर्स होंगे टेक्सटाइल हब के, उनको हम जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड्स करेंगे वो बेसिकली हम यहाँ पे एक सिस्टम रखेंगे कि हम उनसे मंथली इकोनॉमिकल चार्जेस लेंगे, वो ओवरऑल डिवाइड करेंगे सारों के ऊपर। डिवाइड करने के बाद उससे हम फैसिलिटेशन देंगे। और एक जो नई चीज अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आजकल की माशरे में ये है कि लोग रेंट पे चीज देते हैं। फर्ज करें किसी ने इन्वेस्टमेंट की तो वो रेंट पे चीज देता है। रेंट पे चीज देने से जब वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और अक्सर लोगों का आपस में क्लैशेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग या तो कोर्ट में चले जाते हैं या कुछ और हो जाता है। जो हमारा सब ऑफिस होगा वहां पे हम इस चीज को ये करेंगे कि जो भी रेंट पे देना चाहेगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट जो है वो हम उनसे करेंगे रेंट वाले से, ताकि जो ऑनर होगा उसको कंप्लीट सिक्योरिटी हो कि जो मेरी शॉप है वो किसी गलत हाथ में नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। ताकि उसका रेंट सिक्योर हाथों में हमारे हाथ आएगा और हम उसको आगे प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक। ताकि वो हम पे पूरा एतमाद करके हमें ये अपनी जो शॉप है जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करे वो उसकी जाया ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कब्जे हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, तो वो उस चीज को हमने ना खत्म करना है बिल्कुल। कि अगर कोई चीज अपनी रेंट पे दे, बेशक वो आउट ऑफ कंट्री हो या अपने घर बैठा हो, उसको इस चीज की टेंशन ना हो कि मेरी दुकान है या मेरी शॉप है, कुछ भी है तो वो गलत हाथों में चली गई है या मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो वो उस चीज को हम एग्रीमेंट को ना बिल्कुल सिक्योर करेंगे, जिसकी वजह से कि वो बिल्कुल मेंटली फ्री हो, मतलब कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो आप उसमें एज ब्रिज जो है अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि वहां पे जो खरीदार हैं, जो वहां के ऑनर्स हैं, उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, हर तरह से उनको जो है वो कंपलसेट किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। बिल्डिंग्स, प्लाजाज की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लाजा हैं जो फैसलाबाद में मौजूद हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन द टेक्सटाइल हब उसको किस तरह से दूसरों से जो है वो मुमताज़ है और मुनफरिद है, इसी हवाले से हमारी खसूसी गुफ्तगू रही है कि इसका सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो बेहतरीन होगा। 1.5 साल के अरसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा और लोगों को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है जो इस पूरे मौजूद बहस रही हैं, वो अगर किसी ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो वो हमारा रिपीट में प्रोग्राम भी देख सकते हैं, क्योंकि फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और टेक्सटाइल हब के हवाले से हमने जितनी भी डिटेल थी, जितनी मेजर डिटेल थी, वो तमाम की तमाम आपके साथ डिस्कस की। और हमारे पास जो है इसी हवाले से स्पेशल पैनल भी मौजूद है। उस्मान, जैसे आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, हर एक पॉइंट पे जो है आप आपकी कंपनी एज ब्रिज वहाँ पे काम करेगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जिससे लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करवाया, जिस तरह की अगर आप बिल्डिंग का डिज़ाइन देखें तो हमने रूफ टॉप के ऊपर इसकी ना एक प्रॉपर कैंटीन का इंतजाम किया। अच्छा। जिसके ऊपर लोग जो भी टेक्सटाइल हब के जो ऑनर्स हैं, अगर वो थोड़ा सा मतलब फेड अप हो जाते हैं ऑफिस में बैठे बैठे, तो वो रिफ्रेशमेंट के लिए रूफटॉप पे जाएं। उसका जो व्यू आएगा ऊपर से, ऑब्वियसली वो पूरे फैसलाबाद का ऊपर से आपको व्यू आएगा, जिसके ऊपर वो जाके कॉफी या कोई ऐसी चीज पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं फॉर अ टाइम, लिमिटेड टाइम। क्योंकि काम करते हुए बड़ा जरूरी होता है कि आप जो है ना 10-15 मिनट का, आधे पौने घंटे के बाद ब्रेक लें, फिर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर से बैलेंस हो, फिर आप एक फ्रेश माइंड के साथ जाके दोबारा से काम करें। सर, जैसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर दी और उस्मान माशाल्लाह इसमें बड़ा एनर्जेटिकली जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो आपका पूरा जो अगर करियर के हवाले से बात करें, इस चीज़ ने जो है वो इम्प्रेस किया था कि आपने डेवलपमेंट के काम की तरफ या इस बिजनेस की तरफ आना है और बिल्डिंग, सोसाइटीज, इस तरह की चीज़ें आपने बनानी है? मैम, ये तो देखें कुदरत की तरफ से होता है वैसे तो कोई ना कोई इंसान किसी को प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला दे देता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी कामयाबियों से नवाजा है। तो हमारी शुरू से ये कोशिश थी कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि हमारी कोई पहचान हो,
कि एक अच्छी मैनेजमेंट हो, एक अच्छी बिल्डिंग हो। फैसलाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, पहले तो हम दूसरे शहरों में भी करते रहे, लेकिन अब ही हमें मौका मिला फैसलाबाद में हाई राइज बनाने का, तो इंशाल्लाह हम डिलीवर करके दिखाएंगे और इसको फैसलाबाद के लिए खूबसूरत डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। फैसलाबाद की खूबसूरती में इंशाल्लाह इससे इजाफा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा ही जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया है वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो बन के वो सारी चीज सामने आएगी और भी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। सर, याद है कि अभी तक के अपने कैरियर में आपने कितनी बिल्डिंग्स, कितनी सोसाइटीज और कितनी सारी डेवलपमेंट्स में जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं? मैंने तकरीबन 3 सोसाइटीज में काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, और हाई राइज हमारा पहला ही है। तो इसके बाद अभी हमने एक और हाई राइज डिजाइन किया है, वो भी दुबई में डिजाइन हो रहा है। ओके। तो वो मरी में होगा, बिल्कुल है वो कश्मीर पॉइंट पे। तो वो जरा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर चीज अच्छी हो और म्यारी हो और देखने में जो है वो बहुत खूबसूरत हो तो उसको टाइम भी उतना ही लगता है। तो सर, कभी सोचा था, प्लान था कि जो साहबजादे उनको साथ इस बिजनेस में अटैच करना है, या फिर इनकी बॉय चॉइस है, अपनी मर्जी से आए हैं? कुछ होता है ना, हमारे यहाँ अब्बा कहते हैं नहीं बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, लेकिन जैसे उनकी पढ़ाई तो जो है वो लॉ से रिलेटेड है, तो वो मतलब इस बिजनेस की तरफ किस तरह से आप लेकर आए, या वो अपनी मर्जी से? मेरी तो पूरी कोशिश थी कि अगर ये बाहर जाके सेटल होना चाहता तो हो जाए, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका अपना भी शौक है कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान में मैंने रहना है और यहीं पे काम करना है। तो ये कहता है कि मैं प्रैक्टिस भी करूंगा और साथ साथ अपना बिजनेस भी करूंगा। तो फिर ये जब से ये इसने पढ़ाई शुरू की हुई है लॉ की, उस वक्त से ये मेरे साथ है। ठीक। तो मुझे काफी सपोर्ट करता है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी ख्वाहिश है कि मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करूं इंशाल्लाह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा वो अपनी चीजों में वो क्लियर है, उनमें क्लैरिटी है। जैसे जहाज साहब ने बात की उस्मान, कि उन्होंने तो आपको ये फ्रीडम दी थी कि आप अगर बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं तो हो जाएं, और हमने देखा है कि बहुत बड़ी यूथ की एक जो रेशियो है उसने माइग्रेशन भी की है। तो आप यूके से पढ़े, फिर पाकिस्तान वापस आए, आप प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपका ये, आपने नहीं एक सेकेंड के लिए भी ये सोचा कि नहीं मैंने अब पढ़ाई भी वहीं से की है तो मुझे वहीं पर सेटल्ड हो जाना चाहिए? मैम, सेटल्ड आपको ऑब्वियसली अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान और यूके का करें तो ऑब्वियसली यूके इज अ बेटर कंट्री, बट जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हमारी फादर हैं या फोर फादर्स हैं, उनका बेसिकली हमारा यहाँ पे एक 50 इयर्स का बैकग्राउंड है। अगर फर्ज करें मेरी एज है 27 इयर्स, तो मेरा एक्सपीरियंस आप ये कह लें कि 70 इयर्स का है, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर का और मेरे फोर फादर का जितना भी है, ग्रैंड फादर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक नोन है, वेल नोन नेम्स हैं, और उससे मेरी पहचान है, जिससे मुझे कोई भी चीज जो है ना वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, रादर देन आप यूके में जाएं। यूके में आप जाके पहले आपको ग्राउंड रियलिटी से शुरू करना पड़ेगा, और ग्राउंड रियलिटी शुरू करने के बाद आपको वहां पे कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे अपना एक नाम बनाने में, कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाने में। तो वो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि बेसिकली कहते हैं ना किसी को धड़ा नहीं अपना छोड़ना चाहिए, तो वो हिसाब है। पाकिस्तान में बहुत यूथ जा रही है बाहर, हाँ। लेकिन बेसिकली अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हम यही यूथ आगे लेके चले तो वो ज्यादा बेटर हो। बिल्कुल, और काम करते हुए ये जो फादर सन का जो एक ड्यू है, ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, कितना डांटते हैं आपको कि नहीं ये काम ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस है। मुझे बल्कि अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आगे होके काम करें और अपना जो मतलब सीखने का बहुत मौका मिलता है। कई जगह मुझे खुद कहते हैं कि आप ये काम खुद करें, जिससे आपको ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो और चीजें हो। कभी डांट डपट तो खैर वो थोड़ी बहुत, क्योंकि अब गाँव का ऐसा होता है ना कि वैसे बाकी स्टाफ के साथ, टीम मेंबर्स के साथ ठीक है, लेकिन जहाँ पे बच्चों की बात आती है, स्पेशली बेटों की बात आती है, तो वो एक रोब वाला एक वो बीच में कहीं ना कहीं चीज आ जाती है। कोई बात नहीं है, हम बड़े अच्छे मतलब तकरीबन हम साथ ही होते हैं सारा दिन, और बिजनेसेस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं साथ में। ये है कि हमारा जो इतराज होना किसी बात पे एक अलग चीज है, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन है या जो भी चीजें आप कह लें वो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी हमारी बड़ी फ्रेंडशिप है आपस में। और सर ये बहुत अच्छी चीज भी है, आपके काम को और ज्यादा जो है वो पॉलिश भी करेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए। बल्कि हमारा ही प्रोजेक्ट है, फैसलाबाद का प्रोजेक्ट है, फैसलाबाद के शहरियों को इससे जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा होंगी, और हम देखते हैं कि अच्छा काम जहाँ पे हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला
ताला आपके लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।